हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से 1967 के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें चेंजेस आए। क्योंकि जो कांग्रेस है वो कमज़ोर हो रही थी, उसमें फूट पड़ गई थी और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां थी उनको लगने लगा था कि स्कोप है सरकार बनाने का, अगर वो कोएलिशन वगैरह से सरकार बनाए तो। और नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में आप पढ़ ही चुके हो। तो इस तरह से कोएलिशन के आधार पर बहुत सारी गवर्नमेंट बनी थी पंजाब में और केरला में। तो इस तरह से बिहार में कांग्रेस का फॉल हो चुका था। अब इससे एक बड़ी समस्या ये हुई, जैसे ही पॉलिटिकल कोई चेंजेस आते हैं तो वो कुछ परिणाम भी लेकर आते हैं। तो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें डिफेक्शन नाम की जो बीमारी है वो पैदा हो गई। बीमारी होती है और डिफेक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है दल बदल। दल बदल का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति एक पार्टी की तरफ से टिकट से चुनाव लड़ता है, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए अपने जो दल है उससे उसे छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है। जब उसे लगता है कि इस पार्टी में रहने का उसे फ़ायदा नहीं है बल्कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का फ़ायदा है, तो वो क्या करता है, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। आज भी ये होता है, लेकिन अब आप देखोगे अब इलेक्शन से पहले होता है। इलेक्शन से पहले जब वो चुनाव नहीं लड़ चुका होता, पहले क्या होता था, अब एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया गया हमारे देश में। एक बुरी बीमारी थी और राजीव गांधी ने इसको दूर करने के लिए बड़ा अच्छा प्रयास किया। एंटी डिफेक्शन कानून बनाया, दल बदल विरोधी कानून। इसमें क्या है, इलेक्शन के बाद अगर आप मान लो कांग्रेस से आपने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के बाद अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो कांग्रेस को छोड़कर, तो आपकी सदस्यता, जो सीट आपने जीती है वो आपकी रद्द हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्ट ये है, बड़ा फॉल्ट है, फैक्ट नहीं बल्कि फॉल्ट ये है कि ये फैसला स्पीकर पे छोड़ दिया जाता है। स्पीकर मीन्स जो लोकसभा का स्पीकर है या जो राज्य की विधानसभाओं के, अगर राज्य की विधानसभा में एमएलए डिफेक्शन करता है उसका जो फैसला है वो स्पीकर करता है कि उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी या नहीं। अब क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि जो स्पीकर है, आपको पता है स्पीकर जो हमेशा सत्ता पार्टी का होता है। मान लो हरियाणा में कोएलिशन गवर्नमेंट है, मान लो क्या अभी कोएलिशन गवर्नमेंट है, दो दलों की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। बीजेपी की 40 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत थी, क्योंकि 90 का आधा प्लस 1 की ज़रूरत है, तो 40 सीटों की ज़रूरत थी जो जेजेपी ने पूरी कर दी। ओके, मान लो ये जो 6 आदमी है, ये जेजेपी का जो हेड था श्री दुष्यंत चौटाला जी, उसकी मर्जी के खिलाफ अगर ये बीजेपी को समर्थन दे देते, शामिल हो जाते सरकार में, तो इनकी सदस्यता जो है रद्द हो जाती एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार। और जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं वो फैसला लेते कि हमने इनको पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन अगर इनकी सदस्यता पर फैसला किसने करना है, वो करना है विधानसभा के लेजिस्लेचर असेंबली, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को। और स्पीकर हमेशा ही सत्ता पार्टी का होता है। मान लो बीजेपी का स्पीकर है, कोई अध्यक्ष है, जो वो क्या करता है, इन 6 व्यक्तियों की सदस्यता को लटकाए रखता है, फैसला ही नहीं देता कि इनकी सदस्यता इन्होंने पार्टी छोड़ दी है जेजेपी और इनकी सदस्यता को रद्द कब किया जाना है। तो बहुत सारी सरकारें अब ऐसी चल रही है कि इनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाता और ये 5-5 साल निकाल कर चली जाती हैं सरकारें। और जो बेचारे पार्टी पर पैसे लगाती हैं इन पे, वो वैसे की वैसे रह जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया है, केसेस आए हैं बहुत सारे, और उसमें फैसला दिया है। और उसमें स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी, जितनी इमीडिएट जितना हो सके उतनी जल्दी फैसला दे स्पीकर उनकी सदस्यता पर। अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो वो सरकार भी टूटने की पूरी संभावना रहती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। इसमें एक चीज़ और हो सकती है जो हमारे देश में अभी है नहीं, और ये मैं अपने विचार रख रही हूँ कि अगर आप किसी भी पार्टी को समर्थन देते हो, कोएलिशन बनाते हो,
वो कभी भी गिर सकती है। ठीक है, मान लो आज बीजेपी ने समर्थन ले लिया जेजेपी को और उन्होंने वायदा किया था कि आपको मंत्री पद दे देंगे, और लेकिन जेजेपी को मन चाहे मंत्री पद मिले नहीं, तो जेजेपी क्या करेगी, समर्थन वापस ले लेगी, और ये हो सकता है कि वो 10 या 15 दिन के अंदर ही ले ले और सरकार बनी बनाई टूट जाए। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक किसी के कोएलिशन में शामिल होते हैं या किसी को आप समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो उसकी सरकार बनाने में, तो कम से कम ये कानून हमारे देश में होना चाहिए कि 2 या 3 साल तक तो कम से कम वो सरकार चले, ताकि सोच लें पॉलिटिकल पार्टियां कि वो अपने हितों को दांव पर रख कर भी कोएलिशन करना चाहती हैं करें। कम से कम स्टेबिलिटी तो आए सरकार में, स्टेबिलिटी तो आए, 2-4 साल सरकार चले तो जो दोबारा जो देश पर चुनावों का बार है वो तो ना आए ना। अभी एक 2-3 दिन पहले ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें नेपाल में ऐसा प्रावधान है कि नेपाल में अगर आप किसी कोएलिशन को समर्थन देते हो, किसी के साथ गठबंधन करते हो, तो कम से कम वो आपको 2 साल 2 इयर्स के लिए कंपल्सन है कि 2 साल तक तो आप समर्थन वापस नहीं ले सकते। और ये बहुत बड़ी नेसेसरी है हमारे देश की भी, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकारें टूटती रहती है। जैसे अभी बनी थी मध्य प्रदेश में सरकार, लेकिन वहाँ गिर गई सरकार। महाराष्ट्र की भी सरकार, कभी गोवा की सरकार थी, वो भी ऐसे ही गिर गई। वहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, उसने किसी और का बहुमत लेके सरकार बनाई थी, तो वहाँ से एमपी भाग गए। तो एक मजाक सा बन जाता है लोकतंत्र का। तो ये कानून ये जो है वो उठाया जाना चाहिए, ये डिमांड आनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये फैसला दिया जाना चाहिए कि स्पीकर लिमिट कर दे टाइम की, कि आप 15 दिन में या महीने में आप ये फैसला, कम से कम 6 महीने में या 2 महीने में ये फैसला आप सुनाएंगे कि इस व्यक्ति ने, इस एमएलए या एमपी ने अपना दल बदल किया है और इसकी सीट जो है हम रद्द कर रहे हैं। आपको याद हो पिछली इस सरकार से पहले हुड्डा सरकार थी, हुड्डा, और उसका जो दूसरा टर्म था हुड्डा सरकार का, वो शायद 2009 से 2014 तक था। तो इसमें क्या था, हुड्डा सरकार ने कि 40 सीटें आई थी और उन्होंने 6 जो सीटें हैं वो ली थी। एक पार्टी बनी थी कुलदीप सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में, जनहित कांग्रेस शायद इस तरह का नाम था उसमें। और ये 6 एमएलए जनहित कांग्रेस के सिर्फ 6 ही एमएलए थे जिन्होंने इलेक्शन जीता। ये 6 के 6 हुड्डा ने अपने पक्ष में कर लिए, कोई लालच देकर। 5 साल ये गवर्नमेंट पूरा टाइम निकाल गई, लेकिन उनका कोई फैसला आया ही नहीं। तो ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ का फायदा क्या हुआ जब एक व्यक्ति की सदस्यता रद्द ही नहीं हो रही, स्पीकर के हवाले छोड़ रखी है। तो भविष्य में हो सकता है कि सुधार हो। 2 बार ये कानून बना हमारे देश में, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफेक्शन क्या होता है। ए मेजर फीचर ऑफ पॉलिटिक्स आफ्टर 1967 वाज द रोल प्लेड बाय डिफेक्शन इन मेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट। डिफेक्शन मीन्स दैट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डिफेक्शन का मतलब है कि जब चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव लीव हिज पार्टी ऑन हुज सिंबल, उस पार्टी को छोड़ दे जिसके सिंबल पर और जिसकी टिकट पे उसने चुनाव जीता था, और पार्टी के बाद जीतने के बाद किसी और पार्टी में वो शामिल हो जाता है। आफ्टर 67 ब्रेक वे 3 स्टेट ऑफ यूपी, एमपी, हरियाणा, और इस तरह से लेजिस्लेचर फ्रॉम कांग्रेस प्लेड ए रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। और इस तरह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी और दूसरे दलों में शामिल होकर यूपी एमपी में सरकार बनाई। ऐसी पॉलिटिक्स को हम कई बार आया राम गया राम कहते हैं। ये भी बात हरियाणा से ही पैदा हुई थी, आया राम गया राम का डेक्टम, क्योंकि हरियाणा वालों का ह्यूमर बड़ा होता है, बड़ा अच्छा ह्यूमर होता है, मजाक वो बड़ा अच्छा बनाते हैं। एक गया लाल नाम के एमएलए हुआ करते थे 1967 में, और वो कांग्रेस से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो रात में यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए। रात ही रात कुछ ही घंटों के बाद 9 घंटे के अंदर ही वो यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर फिर कांग्रेस में आ गए, और फिर कांग्रेस छोड़ के
फिर मतलब उसमें यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गई। उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। राव वीरेंद्र सिंह ये रेवाड़ी से थे और ये कुछ समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। जैसे वो आते तो वो कहते आया राम, और जैसे ही वो चले जाते तो गया राम। तो ये मजाक बन गया था, कार्टून बनाया गया था आया राम गया राम। और ये आप देख लो इस कार्टून में होड़ लगी हुई है नेताओं की कि कहाँ जाएं, कहाँ हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, कहाँ जाने में किसकी सरकार बन सकती है। तो ये बहुत चीज़ें थी हमारे देश में। तो इस वजह से फिर बाद में चुनाव में सुधार करने के लिए राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 में वो जब प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, बड़े पॉलिटिक्स से वो दूर रहने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बड़े सुधार किए हैं भारत में। तो 52nd अमेंडमेंट भारत के संविधान में हुआ, 52वां संविधान संशोधन, और उसमें कह दिया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अगर एक पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ता है दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसका सदस्यता रद्द मानी जाएगी। लेकिन एक बात कह दी कि अगर 1/4 मेंबर ही चले जाए, 1/4 का मतलब है 100 में से 25 मेंबर चले जाए तो वो पार्टी का विभाजन है, वो पार्टी का छोड़ना नहीं है, वो पार्टी की स्प्लिट हो गई है, मतलब पार्टी टूट गई, फिर उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो गई। फिर कुछ बातें रह गई थी, नहीं चीज़ें कंट्रोल में आ रही थी। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ 91st अमेंडमेंट 2003 में वाजपेयी की गवर्नमेंट में, और उसके बाद नया कानून बन गया जिसके अनुसार विच ए मेंबर लूज द मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एन पॉलिटिकल ऑफिस इफ ही डिफेक्ट द डिसीजन ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर इन द फाइनल इन सच केसेस। ठीक है, मतलब ये है कि उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी अगर जो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर है, वो ये कह दे कि हाँ इसकी सदस्यता रद्द हो गई है। चेंज ऑफ इंडियाज एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है अब भारतीय लोगों का जो दृष्टिकोण अब कैसे बदल रहा था, या पार्टी पॉलिटिक्स में किस तरह से फर्क आ रहा था। देखो अगर आपने ध्यान से सेकंड चैप्टर पढ़ा होता जिसमें आप कांग्रेस का डोमिनेशन पढ़ते हो, उसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी का क्या कारण था, और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी का कारण था कि वहाँ जो ब्लॉक लेवल पे या रीजनल लेवल पे भी जितने क्षेत्रीय नेता होते थे उनकी अपने रीजनल पे पकड़ थी, अपने रीजन पे पकड़ थी, और वो अपने मामलों में स्वतंत्र थे। वो पार्टी में व्यक्ति जोड़ने का काम करते थे, अपने मामलों में स्वतंत्र होते थे, उन्हें हर चीज़ के लिए केंद्र की तरफ मुंह देख करके देखना नहीं पड़ता था कि ऊपर से कोई आदेश आएंगे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नेतृत्व करने लगी कांग्रेस का, तो अब सारा कुछ जो है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही होने लगा। सभी फैसले पार्टी हाईकमान लेती, सारे जितने भी पार्टी में फंड्स आते वो पीएम ऑफिस आता, पीएम ऑफिस बनाया था इंदिरा गांधी ने एक, शायद ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पीएम ऑफिस बनाया था, और उसमें आते लोगों के सूटकेस भर के क्यों आते, क्योंकि जो बड़े बड़े घराने उस टाइम टाटा बिरला डालमिया होते थे वो ये चाहते थे कि हमारे पसंद की सरकार बने और जो हमारे लिए कानून बनाए, हाँ वो ऐसे कानून बनाए जो हमें फ़ायदा पहुंचाए। तो सुनील खिलनानी एक पॉलिटिशियन ये थे हमारे पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने इस पॉलिटिक्स को जो सूटकेस भर के कांग्रेस के ऑफिस में आ रही थी, जो मेन ऑफिस था, उसे सूटकेस पॉलिटिक्स का नाम दिया है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये याद कर लेना आप, बहुत काम की चीज़ें होती हैं ये। कहीं पूछा जा सकता है आपसे आगे बड़े होके पॉलिटिक्स को अगर आप एक करियर में बनाओगे, टेस्ट दोगे, तो उसमें ये सूटकेस पॉलिटिक्स किसने कब ये टर्म दी, तो ये पूछा जा सकता है। The idealism of dynamism in Congress now emerged to the forefront with Indira Gandhi planning to free herself from the old guard। जितने भी ये किंग मेकर थे जिसने बहुत सोच समझ कर इंदिरा गांधी को बनाया था कि ये बोलेगी नहीं, गूंगी गुड़िया है,
हमारे इशारों पर नाचेगी। अब वही अपने गार्ड से छुटकारा पाना चाहती थी। और जो रीजनल लीडर थे हु हैड ब्रोट हर टू द पावर, जो क्षेत्रीय नेता उसको पावर में लेकर आए थे, वो उसी से छुटकारा पाना चाहती थी। गांधी स्प्लिट द पार्टी एंड मेड ऑल द रीजनल लीडर अकाउंटेबल टू हर। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जब इंदिरा गांधी पावर में आई तो उन्होंने ऐसे, पार्टी तो बिखर ही चुकी थी, अब रीजनल लीडर उसके प्रति अकाउंटेबल हो गए, उसको आंसरेबल हो गए। जो एक लोकतंत्र हुआ करता था लोकल लेवल पे, वो अब खत्म हो गया। सारी बातें, सारे प्लान ऊपर से शुरू हो गए देने, सारी इंस्ट्रक्शन, सारी डायरेक्शन। C1 चेंज द वे ऑफ फाइनेंसिंग इलेक्टोरिंग टिल नाउ मैनेज बाय रीजनल लीडर। अब तक जो चुनाव होते थे, क्षेत्रीय चुनाव, वो जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता थे उसी एरिए के, उन्हीं के द्वारा चुनाव के पैसे मैनेज होते थे। लेकिन अब वो पैसे सीधे PM ऑफिस में आने लगे और ऐसी इसी टर्म को क्या कहा जाने लगा, सूटकेस पॉलिटिक्स। समझ में आ गई किस तरह से अब कांग्रेस में क्या आने लगा, सेंट्रलाइजेशन आ गई। पावर एक जगह सिमटनी शुरू हो गई, इंदिरा गांधी के चारों ओर घूमने लगी पावर। ये कुछ नेता हैं, वो एस निजलंगप्पा जी, जो इंदिरा गांधी को बनाने वाले थे, सीनियर लीडर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नेता थे, लोकसभा के मेंबर थे, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो ये याद कर लेना। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार से थे, और राम मनोहर लोहिया के फ्लोवर थे। जो JP आंदोलन आगे पढ़ोगे आप, उसमें ये इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और VV गिरी का तो आप जानते ही हो, ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने, जो इंदिरा गांधी ने आत्मा की आवाज के नाम पर जितवाए थे। किसको हराकर? नीलम संजीवा रेड्डी को। और ये इसी के कारण फिर कांग्रेस में फूट पड़ी थी। अब दो तरह की कांग्रेस होगी, स्प्लिट होगी कांग्रेस में, और एक तो होगी कांग्रेस O। द कांग्रेस O इन द मीटिंग एक्सपेल्ड इंदिरा गांधी और नवंबर। जब ऐसी शुरू हो गई, जब इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में पावर लेनी शुरू कर दी, तो बेचारे निजलिंगप्पा और के कामराज अब उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो कांग्रेस कमेटी को इंदिरा गांधी ने 12 नवंबर 69 को निकाल दिया, जब ये VV गिरी जीते और कहा कि जी ये तो आत्मा की आवाज पे आपको वोट देने हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी कांग्रेस की, और उन्होंने क्या कर दिया, इसको एक्सपेल कर दिया, इंदिरा गांधी को निकाल दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अलग से कांग्रेस कमेटी की बैठक बिठाई। पार्टी आस्क्ड कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को कहा गया कि एक नया लीडर चुना जाए। द मीन टाइम कांग्रेस R स्प्लिट विद, एक कांग्रेस O बन गई, एक कांग्रेस R बन गई। ठीक है, कांग्रेस R के साथ साथ 210 मेंबर CPP बैकिंग इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी वो R के नाम से थी, और 210 मेंबर इंदिरा गांधी के साथ चले गए MP। फॉर ए मेजोरिटी इंदिरा गांधी हैड डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ CPI। अब 210 मेंबर थे और पार्टी मेरे ख्याल से 520 पे इलेक्शन लड़ी थी, और तो 210 के बाद जो है कितने की ज़रूरत रह गई, 260 की। 260 मेंबर, 50 मेंबर चाहिए थे उसे समर्थन में, वो क्या आ गई, विश्वास मत खो दिया दोनों। तो जो बाहर की पार्टियां थी, दूसरी पार्टी थी इस टाइम, वो इंदिरा गांधी का समर्थन दिया, और भारत में पहली बार यूनियन लेवल पे एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। मतलब जब राष्ट्रपति का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और प्रेसिडेंट को VV गिरी को जितवा दिया गया, तो कांग्रेस की जो मेन कमान थी कांग्रेस जो थी वो दो भागों में बट गई, कांग्रेस O और कांग्रेस R। और जो मेन कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को ही क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी 210 MLA को लेकर अलग हो गई कांग्रेस कमेटी, जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसके अनुसार। तो मेजोरिटी तो खत्म हो गई ना,
लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए 50% +1, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने सपोर्ट मांगा। तो सपोर्ट में उन सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डीएमके और कुछ दूसरी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया इसको। और उसके बाद सी लेड द फर्स्ट ईवर माइनॉरिटी गवर्नमेंट, और भारत में ये पहली बार था कि पहली बार इतने सालों के बाद कांग्रेस को बाहर से समर्थन देकर कोएलिशन गवर्नमेंट करनी पड़ रही थी। अब फिर इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा के पूरी तरह से पावर अपने हाथ में ले ली जाए, क्योंकि जो ये थी सीपीआई जैसी पार्टियां, ये क्या कह रही थी इंदिरा गांधी से कि जो आप सोशलिज्म का पुअर और रिच गैप खत्म करना चाह रही थी, वो कहाँ है, गरीबी हटाओ जैसे नारे, और जो बैंकों के जो राजाओं के प्रिवी पर्सेज है वो खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये तो सोशलिस्ट है ना, ये तो गरीब और अमीर का भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। किसी को प्रिविलेज क्यों दिए जाए, प्रिविलेज मैंने जो विशेषाधिकार राजाओं को थे, खामखाई की उनको पेंशन दी जा रही थी, वो क्यों दिए जाए। तो सीपीआई के दबाव से, और इंदिरा गांधी खुद भी चाहती थी, क्योंकि देश बहुत संकट में था, फूड ग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम थी, युद्धों के कारण पैसे नहीं थे, 5 ईयर प्लान हमारे स्टक हो गए थे। तो उन्होंने ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्सेज, इन दोनों को खत्म करने के लिए संसद में कानून वो लेकर आई। लेकिन उससे पहले संसद में वो पास होते, सुप्रीम कोर्ट में चले गए मामले, और सुप्रीम कोर्ट में उनको रद्द कर दिया गया। मतलब फैसले ये ऐसे दिए गए कि वो कि आप प्रिवी पर्सेज को आप खत्म नहीं कर सकते। फिर है ना, कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थी उसने संविधान में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि जो जुडिशरी है वो तो फैसला संविधान के अनुसार ही लेती है ना। तो उन्होंने संविधान में परिवर्तन करने के लिए, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे जब तानाशाह बनना शुरू हुई इंदिरा गांधी, उसके बारे में। तो यहाँ तो आप यही पढ़ोगे कि किस तरह से वो पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, और किस तरह से भारत के पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे थे। अब स्प्लिट ये मैंने बता चुकी हूँ मैं कि जब इंदिरा गांधी का जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ तो किस तरह से इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि आप आत्मा की आवाज़ पे वोट दीजिए, और व्हिप जारी कर दी थी कांग्रेस अध्यक्ष ने। लेकिन व्हिप का मतलब होता सचेतक, कि अगर आपने पार्टी के खिलाफ वोट दिया, जो पार्टी कह रही है उसके खिलाफ वोट दिया एमपी ने, तो आपकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको अलग पार्टी बना के बचा लिया, किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं हुई। तो इंदिरा गांधी उस टाइम 2 चैलेंजेस से जूझ रही थी। एक तो सिंडिकेट, जो ये कंजर्वेटिव थे, कभी किंग मेकर हुआ करते थे, जिसको इंदिरा गांधी ने भी इंदिरा गांधी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और दूसरा था कि उसे बाहर से समर्थन लेना पड़ रहा था, वो खुल के काम नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से, और वो कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहती थी जो देश को समस्याओं से बाहर निकाल सके। जो सूखा, ड्राउट्स, फूड स्केर्सिटी की प्रॉब्लम चल रही थी, उसको बाहर निकालने के लिए उसने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाया, जिसमें कहा गया कि बैंकों पर सोशल कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए इनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो बैंक किसी व्यक्ति के हाथ में है वो सरकार के हाथ में आ जाना चाहिए। जो प्रिवी पर्सेज हैं वो ख़त्म कर दिए जाने चाहिए। राजाओं को जो मासिक वेतन मिलता है भारत की खजाने से, वो ख़त्म कर दिए जाए। लैंड रिफॉर्म किए जाएं, मतलब बड़े बड़े जमींदारों के पास जो भूमि है वो छीन कर गरीबों में दी जानी चाहिए। लेकिन जो दूसरे कंजर्वेटिव, जो सिंडिकेट थे, मैंने बताया किंग मेकर, वो कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव का मतलब जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है, वो नहीं चाहते थे। तो इंदिरा गांधी उनके इस दबाव से मुक्त होना चाहती थी, और इसलिए कांग्रेस का फिर आखिर में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब कांग्रेस सिंडिकेट किसे कहे जाते हैं, मैंने कई बार इसका जिक्र कर लिया कि सिंडिकेट वो लोग होते हैं जो कंजर्वेटिव थे, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन पे होल्डिंग थी, और जो किंग मेकर कहलाते थे, बड़े पावरफुल थे, जैसे निजलिंगप्पा थे मैसूर के कामराज थे मद्रास के। ये रहा निजलिंगप्पा। जो नीलम संजीवा रेड्डी जो स्पीकर थे, जिसको इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति नहीं बनने दिया था। अतुल्य घोष, बहुत शास्त्री एंड इंदिरा गांधी, शास्त्री और इंदिरा गांधी
को भी इन दोनों मतलब कब्जे में, कंट्रोल में रखना चाहा, लेकिन अंत में इस कंट्रोल से मुक्ति पाने के लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बना ली थी, ठीक है, और जो बचा हुआ धड़ा रह गया था वो कांग्रेस ओ था, ठीक है। और इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 69 में जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। इंदिरा गांधी किसे बनाना चाहती थी? वीवी गिरी को, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। वीवी गिरी उस टाइम की क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे थे जाकिर हुसैन की डेथ के बाद। और वो क्या थे? वो सोशलिस्ट व्यक्ति थे, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। नीलम संजीवा रेड्डी का नाम आप सुन चुके हो ऊपर, कि वो क्या थे? वो एक सिंडिकेट थे जो अपने आप को किंग मेकर मानते थे और इंदिरा गांधी को कंट्रोल करना चाहते थे। उनको पता था कि अगर संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बन गए तो वो चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पाऊंगी। इसलिए उन्होंने, कांग्रेस ने तो, जो के कामराज वगैरह थे उस टाइम अध्यक्ष, उसने तो नाम रख दिया नीलम संजीवा रेड्डी का, भैया आप राष्ट्रपति बनोगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से कहा कि आप भी फार्म भर दीजिए, और उन्होंने जो उनके एमएलए थे उनसे कहा कि आप अपने कॉन्शियस के हिसाब से वोट दीजिए, और पहली बार देश के इतिहास में ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बना जो आत्मा की आवाज़ से जिसको वोट मिले थे। अब गांधी जी, इंदिरा गांधी को ये कदम उठाने थे, और जो दूसरे कंजर्वेटिव नेता थे वो इसको रोकना चाहते थे। अब स्प्लिट हो गई, कांग्रेस बट गई। अब प्रीवी परसिज की बारी आ गई थी। इंदिरा गांधी की नज़र प्रीवी परसिज पे थी और जनता से वादा कर चुकी थी कि मैं समाज में एक पॉवर्टी ख़त्म करूंगी, और एक बड़ा हिस्सा भारत की खजाने का इन राजाओं के पास चला जाता था। जबकि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 14 या 15 वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो जब लोकतंत्र आ चुका है तो ये इनको विशेषाधिकार क्यों दिए जा रहे हैं? तो इस तरह से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द प्रिंसली रूल, द प्रिंसली रूलर हैड बीन अश्योर्ड, और जब सरदार पटेल इनको शामिल कर रहे थे तो उनको श्योर किया गया था कि आपके गवर्नमेंट आपको एक भत्ता देगी बहुत बड़ा, और जो जिससे आप अपनी ठाट बाट का जीवन है वो जी सकते हैं। उस टाइम शायद ज़रूरी भी था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, क्योंकि एक्ट के अनुसार वो भारत में शामिल हो सकते थे और अलग से भी रह सकते थे। लास्ट में नेहरू की भी ये इच्छा थी, नेहरू भी इस पे कंसर्न जता चुके थे कि इतना बड़ा देश क्राइसिस में है और मुझे ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन इंदिरा गांधी करना चाहती थी अब प्रीवी परसिज को ख़त्म, लेकिन मोरारजी देसाई ने कहा कि ये उनके साथ विश्वासघात होगा। इंदिरा गांधी ने 1970 में प्रीवी परसिज को ख़त्म करवाने के लिए संसद में संविधान को परिवर्तन किया, लेकिन संविधान के परिवर्तन को चैलेंज किया जा सकता कहाँ पर? कोर्ट में, और कोर्ट ने ये फैसला माना नहीं। उसके बाद जब वो संविधान में परिवर्तन करके वापस भेजती हैं तो प्रीवी परसिज खत्म होते हैं। सिंस द अमेंडमेंट वाज नॉट पास्ड, लेकिन संसद में ये अमेंडमेंट पास ही नहीं हुआ। सी मेड इट इलेक्शन इशू, फिर इलेक्शन का इशू बना दिया, और जनता तो यही चाहती थी कि इस तरह के खर्चे बंद हो जाए। 1971 में इलेक्शन हुए और बहुत बड़ी जीत से वो आई, और प्रीवी परसिज ख़त्म करने के लिए जो उसे बहुमत चाहिए था, एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए था, वो सारे अमेंडमेंट उसने पास करवा लिए और प्रीवी परसिज को ख़त्म कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। छोटी सी वीडियो और बनेगी इसकी, बाकी कल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।